हाय स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में अब तक काफी सारे एल्गोरिदम, काफी सारे डेफिनेशंस को पढ़ लिया है। ठीक है। और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, दैट इज आपका डीडीए हो गया, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम, जिसमें हमने लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम और सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम दोनों को देखा। फिर आपका नेक्स्ट आया ब्रेसेनहम्स, जिसका जो सर्कल और लाइन वो दोनों काफी वीवीआई था। ब्रेसेनहम्स के लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और ब्रेसेनहम्स के सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को हमने 3-4 घंटे के वीडियो में डिस्कस किया है। उसके सारे डेरिवेशन, हर एक पार्ट, डिसीजन वेरिएबल से लेकर के आपका नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल, नेक्स्ट एक्स, नेक्स्ट वाई क्या होता है, कैसे होता है, हमने एक एक चीजों को स्टूडेंट डिस्कस करवा दिया है। ठीक है। आज हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्व्स। हालांकि ये आपका कोई नया यूनिट नहीं है, आपको एक ही में पढ़ना है। आपका जो यूनिट है सिलेबस में, उसमें लिखा हुआ है कोनिक्स एंड कर्व्स, और उसी में आपको डीडीए ब्रेसेनहम्स पढ़ना था, और नेक्स्ट आपका उसके बाद कर्व्स स्टार्ट हुआ है। तो अगर बोला जाए स्टूडेंट, तो कर्व्स आपका जो कोनिक्स एंड कर्व्स था वो बेसिकली यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमने दो पढ़ा, वो जस्ट एल्गोरिथम थे फॉर ड्राइंग लाइन एंड फॉर ड्राइंग सर्कल। ठीक है। और भी हम लोग आगे बहुत सारे वीवीआई एल्गोरिथम हमें पढ़ना है, जैसे सुदरलैंड कोहेन हो गया, मिड पॉइंट एल्गोरिथम हो गया, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे एल्गोरिथम है। और जितने भी एल्गोरिथम होंगे लास्ट में सारे हम लोग, जब हमारा ये कंप्यूटर ग्राफिक्स खत्म हो जाएगा अगले 10-15 लेक्चर के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार फिर से सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। और जो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हमने ऐसे अगर उसे डिस्कस नहीं किया है तो उन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्व्स। तो आप लोगों ने स्टूडेंट कर्व्स जो नेम है वो काफी बार सुना होगा। अगर आप कर्व का कहीं जिक्र सुनते हैं या आप कहीं बोलते हैं कर्व, तो आपके दिमाग में कैसा फिगर डायग्राम आता है, या अभी हम बोले आपको कि ये कर्व है, तो आपके माइंड में किस प्रकार का फिगर आता है, अगर मैं उसे बोलूं तो लगभग 99% जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में कर्व बोलने के बाद कुछ इस तरह का फिगर आता होगा ना। ये क्या है? एक कर्व है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली बोले स्टूडेंट, तो मैथमेटिकली कर्व को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो बोला गया है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, क्या बोला गया है? सेट ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट और फाइनाइट आर ज्वाइंड कंटिन्यूअस, देन वी गेट इज कॉल्ड कर्व। मतलब कि क्या, कि अगर कोई सेट ऑफ पॉइंट्स है, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ओके। और जब हम इसे इस तरह से कंटिन्यूअसली मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका कर्व बन जाता है। आगे बात समझ में। अब यहां पे जब ये सेट ऑफ पॉइंट्स है तो ये फाइनाइट भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यानी कि हम क्या कहें कि व्हेन सेट ऑफ पॉइंट्स आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट आर ज्वाइंड कंटिन्यूअस, देन वी गेट इज कॉल्ड कर्व। तो चलिए एक जो डेफिनेशन होता है आपका स्टूडेंट, वो आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, उसमें आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, और ये पूछा गया है। आप 2000 कब पूछा गया था, मैं आज क्वेश्चन देख रहा था, देखिए 2020 ऑड का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसके 4 मार्क्स में पूछा गया है व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। मैं क्वेश्चन देख रहा था कि अभी तक हमने जो जो पॉइंट्स को कवर किए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, और कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में। अभी तक हमने जितना पढ़ लिया स्टूडेंट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए किसी भी ईयर का, तो आप वहां से 40 to 50% स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब क्यों 40 to 50% सर? हमने सिलेबस आधे से ज्यादा कवर कर लिया है, लेकिन अभी हमने उस पर प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो आप लोगों को क्या अभी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। आप धीरे धीरे समझते जाइएगा चीजों को, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते जाइएगा, तो आप क्या हो जाइएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। इसीलिए आप जितने जल्दी खत्म कर सके सारे वीडियो को देखिए, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का, और फिर से उसे रिवाइज कीजिए, नोट्स साथ में बनाते रहिए स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो हमने वेक्टर स्कैन पढ़ाया है, रास्टर स्कैन पढ़ाया है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए एक आपसे प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले पूछा गया था, जो कि हमने नहीं पढ़ाया, मुझे याद आ गया। तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले पे जब ये आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स खत्म हो जाएगा तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा स्टूडेंट। और भी डिफरेंट तरह के, जैसे डीडीए का पूछा गया था आपसे लाइन एल्गोरिथम और सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, उसी प्रकार से ब्रेसेनहम्स का आपसे लाइन ड्राइंग और सर्कल ड्राइंग दोनों आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये बात कि 70 में आप लोग अभी 35 आराम से बना सकते हैं।
बात कर रहे हैं तो हम लोग कर्व के स्टूडेंट, तो इधर उधर अभी नहीं जाना है। कर्व की अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं क्या कि व्हेन सेट ऑफ पॉइंट्स, व्हेन सेट ऑफ, साथ में लिखते जाइए आप लोग, व्हेन सेट ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट और फाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट joined together, okay, joined together, then we get joined together continuous, then we get curves, okay, then we get curves। और जिसका एग्जाम्पल काफी सारा हो सकता है ना, अभी हमने आपको बताया। यहां पे जैसे आप अगर एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तो ये यहां पे एक ऐसे लिख लीजिए कि ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके। ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। अगर इस सेट ऑफ पॉइंट्स को, इस सेट ऑफ पॉइंट्स को आप कुछ ऐसे अगर मिला देते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका कर्व, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि क्या ये कर्व है, आपसे अगर पूछ दिया जाए, या क्या ये कर्व है, क्या ये कर्व है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप कर्व पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम स्टूडेंट डेफिनेशन 2 की बात करें, अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें, तो यहां पे क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि जब हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, ध्यान दीजिए, जैसे ये एक पॉइंट मैंने ले लिया और यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और बिना रुके हुए हम जो भी ड्रॉ कर देते हैं वो क्या है, एक कर्व है। फिर से मेरी बात को सुनिए, हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए और बिना रुके जो भी हम ड्रॉ कर देते हैं वो एक कर्व है। ये क्या है, एक कर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। तब तो इस हिसाब से ये भी एक कर्व है, बिल्कुल कर्व है, ये भी एक कर्व है, बिल्कुल कर्व है, ये भी एक कर्व है, बिल्कुल कर्व है, ये सारे क्या है, कर्व है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट क्या ये कर्व है, नहीं, ये कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में होल है, और बीच में होल कर्व में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा जो स्टूडेंट पॉइंट है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट चलिए यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, व्हेन we start from a point, when we start from a point for drawing a geometrical figure, for drawing a geometrical figure, okay, when we start from a point for drawing a geometrical figure and end at some other point, and end at some other point, और हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे एंड करते हैं एट विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप। सो हम लोगों को जो मिलता है उसे क्या बोला जाता है, कर्व। सो व्हाट वी गेट इज कर्व, ओके। जो हमें मिलता है उसे क्या बोला जाता है, कर्व। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट फॉर ड्रॉइंग अ ज्योमेट्रिकल फिगर, जब हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने के लिए, एट सम अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट तक, विदाउट एनी गैप, सो व्हाट वी गेट इज कर्व। इस पॉइंट और कोई दूसरा पॉइंट के बीच में हम जो भी ड्रॉ करते हैं विदाउट एनी गैप इज व्हाट, कर्व। आगे बात समझ में। तो अगर आपका लाइन ये भी कर्व है, आपका ये ट्रायंगल ये भी कर्व है, आपका ये जो क्या है, ये
सर्कल, ये भी आपका क्या है स्टूडेंट, कर्व है। तो इन दोनों पॉइंट्स को चलिए आप लोग नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के कर्व्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, ओपन कर्व्स हो सकते हैं, ठीक है, ओपन कर्व्स। अब ओपन कर्व्स क्या हो गया, जो कि ओपन है, जैसे ये हो गया आपका ओपन कर्व्स है ना। और भी डिफरेंट हो गया, जैसे ये ओपन कर्व्स है, ये ओपन कर्व्स है, ये सारे क्या है, ओपन कर्व्स है। उसी तरह से आपके पास क्लोज्ड कर्व्स भी हो सकते हैं। सो क्लोज्ड कर्व्स, और क्लोज्ड कर्व्स क्या है, जैसे कि अगर आप इसकी बात करें ट्रायंगल की, तो ये क्या है आपका क्लोज्ड कर्व्स है। अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है आपका क्लोज्ड कर्व्स है। ये क्या है आपका क्लोज्ड कर्व्स, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल फिगर या बोला जाए टू डायमेंशनल फिगर है, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो सारे क्या है, कर्व्स हैं। तीसरा आपका हो सकता है एक क्रॉसिंग कर्व्स। क्या हो सकता है, क्रॉसिंग कर्व्स। अब क्रॉसिंग कर्व्स क्या होता है, तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है, जैसे ये क्या हो गया आपका, क्रॉस कर रहा है खुद अपने आप को, तो ये हो गया आपका क्रॉसिंग कर्व्स। ये क्या हो गया आपका क्रॉसिंग कर्व्स हो गया। यानी कि सीधा दो पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला करके कुछ भी ड्रॉ किया जाए तो वो कर्व्स है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और किन्हीं दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी गैप हम लोग जो भी ड्रॉ कर दें वो कर्व है। यानी कि लाइन बोला जाए तो ये भी कर्व है। कर्व का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को कर्व कहते हैं। लेकिन ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर हम बात करते हैं कर्व को रिप्रेजेंट करने की, तो कर्व को स्टूडेंट 3 वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, एसवीटी बिहार के सिलेबस में, उसमें सिर्फ दिया हुआ है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो और भी दो होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को थोड़ा थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, और पैरामेट्रिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में पढ़ना भी है, क्योंकि हम लोगों को इसके बाद स्टूडेंट जब ये हमारा हो जाएगा तो हम लोगों को पढ़ना है बी स्प्लाइन कर्व। ओके, ये बी है, बी स्प्लाइन कर्व हम लोग जानेंगे इसके बारे में। और दिया हुआ है आपका बेजियर कर्व। ओके, बेजियर क्यूबिक कर्व्स, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। वैसे आपके सिलेबस में लिख दिया गया है नीचे मेंशन करके कि डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि सीधी सी बात, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। जिसमें डेरिवेशन पूछा जाता है डीडीए और ब्रेसेन हम वो करेंगे, जिसमें नहीं पूछा जाता है क्यों दिमाग लगाना, हम लोग जस्ट समझ लेंगे आखिर क्या होता है। तो चलिए इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आगे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। चलिए नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स को हम लोग मैथमेटिकली कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर्व क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, और कर्व का हमारे डेली लाइफ में काफी यूज होता है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखें तो अगर आपको कोई शेप्स ड्रॉ करना है तो उसमें काफी जगह पे कर्व्स का, जहां जहां पे बेंड्स है वहां वहां पे कर्व्स का यूज होता है ना। अगर आप इवन ह्यूमन फेस की बात करें तो अगर आपको ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है तो क्या आप लाइन के शेप में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली लाइन एक कर्व्स है, बिल्कुल ये कर्व है, लेकिन जब हम बात करते हैं कर्व्स की तो हमारे माइंड में क्या आता है बताइए, कुछ इस तरीके का ये होता है कर्व्स। और बेसिकली अगर हम बात करें जिसमें बेंड होता है, ये क्या है जिसमें बेंड है, इसका मोस्टली यूज होता है, ठीक है। और इसी का यूज हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है तो बताइए क्या आप लाइंस का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेंड की जरूरत पड़ेगी। और जैसे आपको कई सारे एसोसरीज, जैसे आजकल सारे जो एसोसरीज होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे मान लिया जाए कोई फोन लॉन्च होता है तो उस फोन का आपको क्या किया जाता है, पहले क्या आता है उसका, देखिए क्या बोला जाता है, मैं नाम भुला रहा हूं, है ना, एक शो होता है, पहले उसे दिखाया जाता है कि इस तरह का फोन जो है लॉन्च होने वाला है ना, लॉन्चिंग होता है फोन का। तो जब लॉन्च हो रहा होता है फोन, या लॉन्च होने के पहले आपको जब फिगर दिखाया जाता है तो क्या वो एक्चुअली फोन का फिगर रहता है? नहीं, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा क्या होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो उन सारे किसी भी ऑटोमोबाइल एसोसरीज या इलेक्ट्रॉनिक एसोसरीज को करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत सारे कर्व्स का यूज होता है, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन को अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स की अगर बात करें तो 3 तरीके से मैथ में कर्व्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट,
द फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं लिख के, 1 मिनट। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है? इन दिस द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन गिवन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर मान लिया जाए आप लाइंस की इक्वेशन अगर देखें, जैसे इक्वेशन लाइन का देख लीजिए, y इक्वल्स क्या होता है? mx प्लस सी। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो जो y है, ये y क्या है? ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और यही अगर आप इस x की बात करें, तो ये x क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट x के हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा, यानी y डिपेंडेंट है किस पे? x पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं स्टूडेंट। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इन दिस द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन गिवन here, in this the dependent variable has been given, लिखिए स्टूडेंट, in this the dependent variable has been given explicitly in terms of in terms of the independent variables, ठीक है, या इसे पूरा लिख दीजिए वेरिएबल्स। मतलब क्या? इसमें क्या हो रहा है? इन दिस द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन गिवन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे अगर आप बात करें, अगर इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसे हम लोग किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? डिनोटेड एज, इसे बताइए किस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स एफ एक्स, जहां y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, और जो y है ये क्या है? ये आपका यहां पे ऐसे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए आप लोग डिपेंडेंट। ये क्या है आपका? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन यही आप x की बात करें तो ये x क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आगे बात समझ में? तो चलिए, तो explicit representation, in this the dependent variable has been given explicitly, the dependent variable, ध्यान दीजिए यहाँ, in this the dependent variable has been given explicitly as independent variables। आगे बात समझ में? जैसे अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो आप लोग लाखों एग्जांपल्स आज तक देख चुके हैं। कोई भी जैसे लिखा हुआ है, मान लिया जाए y इक्वल्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस x या 2x प्लस c की जगह 10, ये सारा क्या है? ये सारा आपका एक्सप्लिसिट है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है। और इसका जनरल टर्म्स अगर आप लिखना चाहें स्टूडेंट तो कुछ लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जनरल टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, y इक्वल्स a x n प्लस, है ना, bx प्लस सी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से हुआ एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोग समझ गए स्टूडेंट। इधर हम डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, और जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, पहले मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट, आप लोग पहले लिख लीजिएगा इसे, आई होप आप लोग अभी नोट नहीं किए होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स में पहले ऊपर में लिख दीजिएगा कि, लिखिए एक पॉइंट, मैथमेटिकली we can represent, लिखिए मैथमेटिकली we can represent curves in 3 ways। फर्स्ट लिखिए explicit representation, सेकंड लिखिए फर्स्ट explicit representation लिख लीजिएगा, सेकंड लिखिए implicit representation लिख लीजिए,
और थर्ड लिख लीजिए आप लोग पैरामेट्रिक, इसमें हम लोग पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं और पैरामीटर पे डिपेंड करता है वैल्यू। सो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और पैरामेट्रिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को रिमूव करने के बाद। अभी हम लोग एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट आपका हो गया स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, इम्प्लिसिट और थर्ड होता है आपका ये पैरामेट्रिक। सो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है स्टूडेंट, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे इसमें क्या होता है। इन दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जैसा उसमें हो रहा था वैसा इसमें नहीं होता है। यानी इन दिस द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन दिस dependent variable is not expressed in terms of independent variables, independent variables। यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स था डेट इज यहाँ पे, उसे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो आखिर इसे कैसे बताया जाता है, तो इट कैन बी डिनोटेड बाय, यहाँ पे जैसे हमने बताया था डिनोटेड बाय y इक्वल्स fx था यहाँ पे, यानी y जो है ध्यान दीजिए यहाँ, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है किस पे, इस x पे डिपेंडेंट है ना, और x आपका क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, f x y इक्वल्स 0, ये क्या है, f x y इक्वल 0, कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर आप सर्कल के इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट, हम लोग सर्कल पढ़ चुके हैं, तो अगर आप जैसे हमने लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने दिया था क्या, एग्जाम्पल लाइन इक्वेशन क्या हमने लिखा था, लाइन इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस c, जहां पे क्या था, ये आपका y इंडिपेंडेंट था और x क्या था, डिपेंडेंट था। आप अगर इसकी बात करें स्टूडेंट, तो यहां पे अगर आप सर्कल का इक्वेशन दे तो एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल हम लोग बेसिक्स जब पढ़े थे ब्रेसेन हम्स और डीडीए के पहले, तो हमने देखा था सर्कल को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 0, जिसका कि क्या हो, जिसका सेंटर ओरिजिन हो, और फिर जिसका एच के हो उसका हमने दूसरा इक्वेशन देखा था। तो ये क्या है आपका इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसे होता है ना लिखा हुआ 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये सब बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग, प्लस 2x माइनस 5 इक्वल 0, कुछ इस प्रकार से लिखा हो रहता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व है। तो कर्व को इस प्रकार से हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कर्व, अब बोलिएगा कि सर ये तो आप डेफिनेशन बता दिए, हमको प्रैक्टिकली समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो भैया प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए क्या हुआ, समझिए। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, जहां पे क्या हो कि कोई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा रहा हो। जैसे अगर आप लाइन के इक्वेशन की बात करें तो इसका देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंप्लिसिट का एक लाइन हो गया, ये क्या है आपका लाइन हो गया, तो ये आपका इंप्लिसिट हो गया। अगर आप, ये आपका एक्सप्लिसिट हो गया। अगर आप इंप्लिसिट की बात करें, जहां पे देखिए इस प्रकार का इक्वेशन लिखा जा रहा है, तो ये सर्कल आपका क्या हो गया, सर्कल आपका ये हो गया इंप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो इट कैन रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड कर्व्स। इंप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता है, मल्टी वैल्यूड कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो इसे नोट कीजिए स्टूडेंट आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसे। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप था स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स का, वो है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स, और बेसिकली यही कर्व्स में आपका यूज होता है।
सो पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होता है, क्योंकि आपसे 2-3 बार ये पूछा गया है कि पैरामेट्रिक कर्व्स क्या है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, 6 मार्क्स में इवन पूछा गया है। क्यों? देखिए, क्योंकि जो टॉपिक या जो सब टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसका 100% चांस है कि क्वेश्चन वो पूछा ही जाएगा। दूसरा पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, तो आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो कर्व्स हैविंग पैरामेट्रिक फॉर्म आर कॉल्ड पैरामेट्रिक कर्व्स, यानी कि वैसा कर्व्स, अभी तक हमने कर्व्स के इक्वेशन देखे एक्सप्लिसिट में और इम्प्लिसिट में, उसमें हमने क्या देखा, x और y के टर्म्स में देखा। मतलब क्या कि x को हम y के टर्म्स में प्रिस्क्राइब कर रहे थे या रिप्रेजेंट कर रहे थे, और y को हम लोग x के टर्म्स में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेंगे और उसके टर्म्स में दोनों यानी कि x को और y को उस पैरामीटर्स के टर्म्स में डिफर करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो जिस कर्व्स में हम लोग पैरामीटर का यूज करें वो पैरामेट्रिक कर्व्स हो गया। There are many curves which we cannot write down as a single equation in terms of only x and y। कई सारे ऐसे कर्व्स हैं स्टूडेंट, और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखें कि एवरीडे लाइफ में हम लोगों का कंप्यूटर ग्राफिक्स कई जगहों पे यूज होता है, तो वहां पे कई सारे ऐसे कर्व्स आते हैं जहां पे हम लोग सिर्फ x और y के टर्म्स में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी जगह पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते थे, y इक्वल्स fx, या x को y के टर्म्स में अगर करें तो x इक्वल्स hy, इसे करने के बजाय वी डिफाइन बोथ x एंड y, यानी कि हम x और y दोनों को डिफाइन करते हैं एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं क्या, पैरामीटर। ओके, सो इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स fxu, यानी हम क्या करेंगे, x को डिफाइन करेंगे किसके फॉर्म में, इस पैरामीटर के फॉर्म में। u क्या है आपका, u इज पैरामीटर, और y को लिखेंगे y इक्वल्स fy ऑफ u, यानी कि हम ये जो u पैरामीटर है आपका, इसके टर्म्स में क्या कर रहे हैं, इसके टर्म्स में हम राइट डाउन कर रहे हैं अपने x के और y के वैल्यू को। तो ये होता है स्टूडेंट आपका पैरामेट्रिक कर्व्स। ये हम लोग अभी तक समझे सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा सा इसके बारे में, यानी कि अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपसे ये इवन 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं हम लोग पैरामेट्रिक कर्व्स को। कर्व्स बेसिकली हमने आपको बताया था क्या, कि जो क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी जो सेट ऑफ पॉइंट्स से फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, जब हम इसे कंटिन्यूअस वे में मिलाते हैं तो ये क्या होता है, एक कर्व्स होता है। या हमने क्या देखा था कि ये अगर एक लाइन की हम बात करें तो ये भी कर्व है। हमने दूसरा डेफिनेशन देखा था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट के बीच में हम विदाउट गैप कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, आपका कर्व्स होता है। सो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसके पहले थोड़ा सा हम कर्व्स को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे बात किया जाए, मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये डिफरेंट क्या है मेरे पास, मान लिया जाए 1 मिनट, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट से, इसे रिमूव करना पड़ेगा मुझे। तो स्टूडेंट अगर इसे हम इस वे में मिलाते हैं कुछ ऐसे, तो ये क्या है, ये भी आपका कर्व है। ये क्या है, ये भी आपका एक कर्व है स्टूडेंट। लेकिन ये कैसा कर्व है, अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है, लाइन से मिलके बन रहा है ना। ये देखिए, ये सारा क्या है, ये सारा आपका लाइन है स्टूडेंट। तो इनको बोला जाता है पीस वाइज लीनियर कर्व्स। ओके, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पीस वाइज। अच्छा, मैं यहां नहीं लिखता हूं, ये तो पैरामेट्रिक कर्व्स है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये होते हैं पीस वाइज लीनियर कर्व्स। अब पीस वाइज लीनियर कर्व्स क्या हुआ स्टूडेंट, यानी इस कर्व्स के जो इक्वेशन होंगे वो लीनियर होंगे। अब देखिए, ये जो कर्व्स हैं ये किससे बने हुए, लाइन से मिलके बने हुए। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है y इक्वल्स mx प्लस सी, यानी ये सारे क्या है, लीनियर कर्व्स हैं। दूसरा जो स्टूडेंट आपके पास फॉर्म होता है वो होता है पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स। ओके, अगर हम इसी सारे पॉइंट्स की बात करें, मींस हम क्या करते हैं, फिर से इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेते हैं, ठीक है।
और हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्या, ये है पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स, पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स। और ये जो पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स है स्टूडेंट, यही है आपका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। यानी कि इसमें जो इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका पोलिनोमियल होता है। इस कर्व्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, आपका पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल बोले तो क्या, पोलिनोमियल यानी कि कुछ इस तरीके का, जैसे अगर मैं यहां लिखूं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, कुछ इस प्रकार का आपका इक्वेशन होगा स्टूडेंट। ये है आपका पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स। तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है, इस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डिग्री बताता है किसी भी पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स का डिग्री ये बताता है कि इस कर्व्स को बनाने में टोटल कितने पॉइंट्स यूज होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पे कितने पॉइंट्स लें जो कि क्या हो, ये कर्व हमारा डिजाइन हो जाए। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि अगर हमारा डिग्री 3 है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर हमारा जो इक्वेशन है उसका डिग्री क्या है और उसे बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि अगर टोटल यहां पे आपका डिग्री 3 होगा, ठीक है, अगर आपका इस इक्वेशन का स्टूडेंट डिग्री क्या होगा, 3 होगा, तो इसको बनाने के लिए स्टूडेंट टोटल जो होंगे वो 4 पॉइंट्स यूज होंगे, ठीक है। इसे बनाने के लिए टोटल 4 पॉइंट्स यूज होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं इसकी डिग्री को ज्यादा कर दूं, यानी कि अगर 2x4 इस प्रकार का कोई इक्वेशन है, तो अगर आपका डिग्री 4 है तो उसे बनाने के लिए टोटल 5 पॉइंट्स यूज होंगे। अगर आपका डिग्री 6 है तो उसे बनाने के लिए टोटल 7 पॉइंट्स यूज होंगे। आगे बात समझ में। तो अगर आप इसी तरह से मान लिया जाए कोई एक ऐसा कर्व्स को डिजाइन करते हैं जिसका मान लिया जाए हमने इस कुछ इस तरह से पॉइंट्स लिया है और मान लीजिए 16-17 पॉइंट्स है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि हमने क्या किया, 17 पॉइंट्स लिया है और 17 पॉइंट्स को मिला के क्या करना है, हमें कर्व्स को डिजाइन करना है। तो बताइए इक्वेशन का जो डिग्री आएगा वो कितना आ जाएगा, x पावर, टोटल अगर 17 पॉइंट्स होंगे तो जो आपका इक्वेशन आएगा स्टूडेंट उसका डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 17 अगर पॉइंट्स है तो 16। ध्यान दीजिए 17 अगर पॉइंट्स है तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका x पावर 16। अब यहां पे ध्यान दीजिए इस x पावर 16 वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा कंप्यूटर के लिए, है ना। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा और इसके लिए हम लोग इसे अवॉइड करते हैं। मींस हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका पैरामीट्रिक कर्व्स है, यहाँ पे एक फंडा है क्या कि आपको क्या करना है, अगर किसी कर्व्स को ड्रॉ करना है तो यहां पे 4 to 5 यानी 4 to 5 पॉइंट्स को सफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। पॉइंट्स 4 to 5 पॉइंट्स क्या होता है, ये सफिशिएंट माना जाता है। अगर आप 4 to 5 पॉइंट्स के पहले जाते हैं, ठीक है, यानी 4 to 5 पॉइंट्स के अगर पहले जाते हैं तो आप लाइन की ओर मूव कर रहे हैं। किसकी ओर मूव कर रहे हैं, लाइन की ओर मूव कर रहे हैं। और यदि आप 4 to 5 पॉइंट्स के बाद जाते हैं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। और 4 to 5 पॉइंट्स में बोला जाता है कि ये आपका एक मतलब कि जनरल जो आपका कर्व होगा वो आपको देगा 4 to 5 पॉइंट्स। तो 4 to 5 पॉइंट्स जो है स्टूडेंट वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है कर्व्स को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप बात करें स्टूडेंट की डिग्री 6 है तो आपका पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर मान लिया जाए हम बोले कि मेरे पास क्या है 2 पॉइंट्स है, मेरे पास क्या है टोटल 2 पॉइंट्स है, तो बताइए 2 पॉइंट्स का अगर हम यूज कर रहे हैं इस तरह से तो मेरे पास जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है और इस 2 पॉइंट का जो डिग्री होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, इस 2 पॉइंट का डिग्री हो जाएगा 1। क्योंकि ये देखिए जब हम इसे मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन। और हमें पता है कि जो लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स mx प्लस c। और अगर आप ध्यान से देखें तो y इक्वल्स mx प्लस c, इसका जो डिग्री है स्टूडेंट, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 1 है।
तो हम लोग समझे क्या एक बात कि अगर कर्व की हम बात करें, इसे वीवीआई लिख लीजिएगा। अगर हम कर्व्स की बात करें तो हम जितना पॉइंट्स लेते हैं, जितना पॉइंट्स का यूज करते हैं, उससे एक कम हमारा इक्वेशन का, उस कर्व का इक्वेशन का डिग्री होता है। यानी अगर हम किसी कर्व्स को बनाने के लिए टोटल 6 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो ये जो कर्व्स स्टूडेंट ऐसे ड्रॉ होगा आपका 6 पॉइंट को यूज करके, उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा x⁵, यानी कि उसका डिग्री हो जाएगा 5। तो 4 to 5 पॉइंट्स को सफिशिएंट माना जाता है किसी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों को नोट कीजिए, इसके बाद एक दूसरे हम लोग पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन को हमने, पैरामेट्रिक कर्व्स को थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक है। अब अगर हम रियल लाइफ न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो पैरामेट्रिक कर्व्स हमने ये देखा जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। मींस क्या, जैसे अगर हम x की बात करें तो x किस पे, y पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यानी ये एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या, हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जिसे एज अ पैरामीटर हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर t रखे, u रखे, कुछ भी आप वेरिएबल रख सकते हैं जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, आपका एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर के बेसिस पे x का वैल्यू डिसाइड हो रहा है, इस t पैरामीटर के बेसिस पे y का वैल्यू डिसाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, आप 10 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, इस प्रकार से एक लाइन होता था, इस लाइन में क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अगर, और इस लाइन के बीच में हम क्या करते थे स्टूडेंट, एक जैसे ये हमारा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट को निकालते थे। याद है, हम लोग 9th क्लास में एक चैप्टर था उसमें पढ़े थे, तो इसे हम लोग x0 y0 कंसीडर करते थे और इसे x1 y1 कंसीडर करते थे। और इसे अगर मान ले xy, तो इस xy का जब हम कोऑर्डिनेट निकालते थे तो क्या यूज करते थे, एक थर्ड वेरिएबल t का यूज करते थे। जहां पे जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे आपका t इक्वल्स 0 है और यहाँ पे आपका क्या है स्टूडेंट, t इक्वल्स 1 है, ये आपका t है, ठीक है। तो अगर आपको इस x और y के वैल्यू को निकालना होता था तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते थे, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्या कि x इक्वल्स, यानी ये जो x है, जब इसके वैल्यू को निकालना रहता था तो इसको 1 माइनस टी, यानी जो हमारा ये वेरिएबल है, कौन सा, ये हमारा पैरामीटर है, 1 माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे x0 को, प्लस हम लोग क्या करते थे, फिर इस t से x1 को मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी कि हम इस t के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर y के वैल्यू को निकालना रहता था तो 1 माइनस टी, और यहाँ क्या कर देते थे, y0 प्लस टी y1। याद आया आपको, आपने पढ़ा था ना लाइन में। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, पैरामीटर का यूज करके, है ना, इसे क्या बोला जाता था, लाइन पैरामेट्रिक इक्वेशन। आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, नोट्स अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए पैरामेट्रिक कर्व्स में, और यहाँ पे आप लोग लिखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए लिखिए आप लोग, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपका लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। ओके, तो कुछ इस प्रकार से पैरामेट्रिक कर्व्स का यूज किया जाता है। अगर आप स्टूडेंट इसे फर्दर आप एक्सटेंड करें तो इस fxt को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी आप इस fxt और fyt को कुछ इस प्रकार से अगर लिखना चाहें, डेट इज xt, चूंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, ये t पे डिपेंडेंट है, और इस yt को yt पे, और अगर आप थर्ड एक्सिस लें यानी z, तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा, zt। अगर इस पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये जो आपका x y और z है, इसे हम एक टर्म्स में लिखना चाहें और उसे अगर मैं बोल दूं qt, क्या बोल दूं, qt, तो ये qt आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा xt और ये हो जाएगा आपका yt और ये हो जाएगा आपका zt। ओके, हम जानते हैं कि किसी भी, अभी हमने देखा पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व, ओके, पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व्स को हमने देख लिया, तो हम जानते हैं किसी भी कर्व्स है उसका इक्वेशन क्या होगा। हाँ, उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे cx प्लस d, कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट। तो अगर इसे हम इन सभी पे अप्लाई कर दे, इसका मतलब क्या, अगर हम xt, yt और zt तीनों का लिखे तो क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से आपका होगा यहाँ पे। ओके, तो अगर इस सारे पैरामीटर्स को आप अलग से लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे क्या है आपका जो पैरामीटर है वो क्या है, टी क्यूब है, टी स्क्वायर है और टी है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, टी क्यूब टी स्क्वायर टी, और यहां पे अगर आप देखिए dx dy और dz में, तो यहां पे जो आपका पैरामीटर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर स्टूडेंट इसे लिखना चाहे, इसके जो भी साथ में है उसे अगर आप c से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके कॉफिशिएंट को, अगर जो भी इसका कॉफिशिएंट है, देखिए ध्यान दीजिए, जो भी इसका कॉफिशिएंट है उसे अगर हम लिखना चाहे, यानी कि इस टी क्यूब टी स्क्वायर और टी को हटा करके इसके जो भी पैरामीटर है उसे हटा करके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, है ना, ए एक्स के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा आपका सी एक्स, और ए एक्स, 1 मिनट, बी एक्स सी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, यानी ये एक्स के लिए हो गया। उसी प्रकार से ये हो जाएगा ए वाई, बी वाई, ये हो जाएगा आपका सी वाई, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। देन आपका ये हो जाएगा ए जेड, बी जेड, सी जेड, और ये हो जाएगा आपका डी जेड स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये क्या हुआ आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हुआ आपका स्टूडेंट एक्स के लिए, ये हुआ वाई के लिए, ये हुआ आपका जेड के लिए, है ना। तो ये क्या है आपका, ये है पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है, टी क्या है, ये टी पैरामीटर है, और ये सी क्या है, इस पैरामीटर का कॉफिशिएंट है। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो आपका ये क्यू टी है, क्यू टी क्या है, एक्स टी वाई टी जेड टी था, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए क्यू टी जो आपका वहां पे है क्यू टी, उसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्यू टी इक्वल्स टी इंटू सी। ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या, ये हो गया आपका पैरामेट्रिक कर्व्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फिर से समझिए ध्यान से, अगर नहीं आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो हमने क्या बोला कि किसी भी पैरामेट्रिक जो कर्व्स है उसके इक्वेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स, और हम जान रहे हैं कि पैरामेट्रिक में क्या होता है, जो भी कर्व्स होता है उसका कुछ इस प्रकार से इक्वेशन होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ध्यान से समझिए जिन्हें नहीं समझ में आया थोड़ा सा, क्योंकि बीच में स्किप हो गया था पार्ट। तो इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है दूसरा इंडिपेंडेंट, यानी हमने एक्सप्लिसिट में पढ़ा था कि क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट। देन यहाँ पे पैरामेट्रिक कर्व्स में क्या आया कि हम लोग हर एक कर्व्स को एज अ दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसके जगह पे हमने क्या किया, टी लगाया हर एक में, टी क्यूब टी स्क्वायर टी, और यहाँ टी का वैल्यू 1 हो गया। यानी हम इस पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ अब अगर इसे हम एज अ मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो देखिए ये जो आपका टोटल पैरामीटर है इसे एज अ मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी, और यहाँ टी का वैल्यू 1 है। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। नाउ अगर इसके कॉफिशिएंट को अगर आप मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो इसके कॉफिशिएंट क्या है, ये देखिए ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है, और यहाँ पे देखिए तो एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स हमने लिख दिया। और अगर आप इन दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिएगा तो सेम आपका ये क्यूटी स्टूडेंट निकल जाएगा। तो ये था आपका जनरल मैट्रिक्स फॉर्म फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स। यहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स था, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक, वो खत्म हो गया। हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस किया क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और इवन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो पैरामेट्रिक है वो काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया और आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। तो आपको ये पूरा पढ़ के जाना है। हमने जितना भी डिस्कस किया है टोटल पॉइंट्स को, अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी बताना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम लोग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्प्लाइन कर्व्स को देखेंगे, देन हम लोग बी स्प्लाइन कर्व्स और बेजियर कर्व्स को देखेंगे। ओके, इसे नोट कर लीजिए।